हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जहान एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करूंगी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यह सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो सी टेट हो, जे टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, एचपी टेट हो, बी टेट हो, केवीएस हो, रीट हो आदि ऐसे एग्ज़ाम जहां पेडागोजी पूछे जाते हैं। उन सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ 2005 इसके बारे में सभी विषय में पूछे जाते हैं, सभी विषय के पेडागोजी सेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ 2005। इसके पहले आया था 2000 में, और उसके पहले आया था 1988 में, 1988 में, और उसके पहले आया था 1975 में। ठीक है, सबसे पहले आया था 1975 में। उसके बाद संशोधन करके नया एनसीएफ शुरू किया 1988 में, और उसके बाद आया 2000 में, और उसके बाद 2005। ठीक है, ये सभी सबसे नया वाला है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 है क्या? ये है एनसीएफ 2005 भारत के सभी स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण के लिए निर्देश देता है। यानी यह एक दस्तावेज है जो बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, किस किस विषय के बारे में चर्चा करना चाहिए, कैसा कैसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, उसके बारे में दिशा निर्देश देता है ये एनसीएफ 2005। ठीक है, इसके अनुसार वर्तमान का शिक्षा व्यवस्था चलता है। पॉइंट 2 में देखिए क्या है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता से एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर यशपाल को आप लोग याद कीजिए, एनसीएफ के साथ जोड़कर रखिएगा। पॉइंट 3 में देखिए क्या है। एनसीएफ 2005 का मकसद था कि शैक्षिक उद्देश्य तथा अनुभव को बेहतर बनाना है। एनसीएफ 2005 का मकसद है कि शैक्षिक उद्देश्य और अनुभवों को बेहतर बनाना है, यानी अच्छी शिक्षा देना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। एनसीएफ का यही मकसद था। ठीक है, यहाँ देखिए पॉइंट 4 में क्या दिया हुआ है। एनसीएफ 2005 का उद्धरण, यह उद्धरण होगा, उदाहरण गलत से प्रिंट हो गया है। उद्धरण एनसीएफ 2005 जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध है जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति। इस निबंध से लिया गया है एनसीएफ 2005। ये भी याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है एनसीएफ 2005। ठीक है, इस निबंध में कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर कहा है कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की पूंजी है। उन्होंने ये बताया है। ठीक है, ये इस पॉइंट को भी आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉइंट 5 में देखिए क्या है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में जो जो भाषाएं दिया गया है उन सभी भाषाओं में किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का जिक्र है? तो 22 भाषाओं का जिक्र है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पॉइंट 6 में देखिए क्या है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीन दस्तावेज है। ये नवीन दस्तावेज है, इसके बाद कोई संशोधन नहीं किया गया है। हालांकि करने का सोच रहा है, लेकिन कोविड की वजह से नहीं कर पाए। ठीक है, 2005 एनसीएफ 2005 ये सबसे नवीन दस्तावेज है। इसके पहले और 4 हुआ था। ठीक है, कब कब हुआ था? 2000 में हुआ था, और 1988 में हुआ था, और 1975 में हुआ था। ठीक है, इन सभी को आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए पॉइंट 7 में क्या दिया हुआ है। इसके अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सामूहिक कार्य मूल्यांकन, यह कॉमा होगा, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन के सुधार को सुझाया गया है। इसके अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन के सुधार को सुझाया गया है। ठीक है, इसके अनुसार बच्चों का आकलन का सही तरीका है दैनिक गतिविधि। दैनिक गतिविधि के अनुसार हमें बच्चों का आकलन करना चाहिए। ठीक है, यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैनिक गतिविधि को हमेशा पॉजिटिव माना है। दैनिक गतिविधि के साथ ही हमें चलना है बच्चों के साथ। ठीक है,
दैनिक गतिविधि को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया गया है एनसीएफ 2005 में, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पॉइंट 9 में क्या दिया है, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है, कौन सा है भाषा फार्मूला, त्रिभाषा फार्मूला। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है त्रिभाषा फार्मूला। ये भी बहुत बार पूछा गया है सीटेट में और अदर स्टेट में भी ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। 3 लैंग्वेज फार्मूला इसे अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ देखिए पॉइंट 10 में क्या दिया हुआ है, यशपाल समिति का अन्य नाम क्या है। यशपाल समिति जो है इसका अन्य नाम क्या है बताइए। इसका अन्य नाम है राष्ट्रीय सलाहकार समिति। राष्ट्रीय सलाहकार समिति है यशपाल समिति का अन्य नाम। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट 11 में क्या दिया हुआ है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान से छात्रों को सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणात्मक कौशल मिलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान में जो जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें से बच्चों के कौन कौन से कौशल विकसित होता है, सामाजिक कौशल विकसित होता है, सांस्कृतिक और विश्लेषणात्मक कौशल उन्हें उनका विकास होता है, ठीक है, कौशल मिलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट 12 में देखिए क्या है, स्कूलों में कार्य संबंधी शिक्षा को शामिल करना चाहिए। स्कूलों में कार्य संबंधी शिक्षा को शामिल करना चाहिए। यह पॉइंट 13 में देखिए क्या है, स्कूलों में भारतीय संस्कृति और धार्मिक विविधताओं को मनाना चाहिए ताकि बच्चे जान सके कि हमारा धर्म क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, और हमेशा हमें अपने भारतीय संस्कृति से यानी हमारे संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए। सभी बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पॉइंट 14 में देखिए क्या है, इसमें कक्षा 2 तक गृह कार्य को निषेध किया गया है। हमेशा हमें कक्षा 2 तक हमें होमवर्क को निषेध करना चाहिए। हमें होमवर्क बच्चों को नहीं देना चाहिए। हमेशा हमें बच्चों को गतिविधियों से शिक्षा देना चाहिए, दैनिक गतिविधियों से शिक्षा देना चाहिए, खेल के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए, क्रियाकलाप करके शिक्षा देना चाहिए। हमें गृह कार्य को निषेध करना चाहिए, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पॉइंट 15 में देखिए क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित होना चाहिए। यहाँ बाल केंद्रित होगा, गलत से प्रिंट हो गया है, बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है हमें बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित यानी बालक के रुचि, क्षमता, प्रवृत्ति, योग्यता के अनुसार हमें उन्हें शिक्षा देना चाहिए। बालक को हमें केंद्र में रखकर शिक्षा देना चाहिए, यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है। यहाँ देखिए एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पॉइंट 1 में क्या दिया हुआ है, देखिए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, ठीक है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, ना कि सिर्फ स्कूल के कक्षा तक ही सीमित रहे, ये हमें नहीं करना चाहिए। स्कूल के बाहरी जीवन के साथ भी हमें जोड़कर पढ़ाना चाहिए। बच्चों को दैनिक गतिविधियों का प्रयोग करके हमें बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल के कक्षा में ही सीमित रखना नहीं चाहिए बच्चों को। पॉइंट 2 में देखिए क्या है, पढ़ाई में कंठस्थ प्रणाली से मुक्त किया जाए। बच्चों को हमें कंठस्थ कराना नहीं चाहिए, इससे मुक्त कराना चाहिए। कंठस्थ करने को हमें नेगेटिव मानना चाहिए, हमेशा हमें नेगेटिव मानना चाहिए। बच्चों को समझाकर पढ़ाना चाहिए ताकि उसके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा दिन टिक सके। कंठस्थ करना गलत बात है, ठीक है, जहाँ भी कंठस्थ दिखा आप लोग उसे काट दीजिएगा क्योंकि वो गलत होता है, ठीक है। पढ़ाई में हमें कोई कंठस्थ नहीं कराना है, कोई रटाना नहीं है, रटंत विद्या चलंत नहीं, ठीक है। पॉइंट 3 में देखिए, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो। पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो, दैनिक गतिविधि दैनिक घटनाओं से जुड़कर हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को। हमेशा हमें दैनिक गतिविधि के साथ जुड़कर पढ़ाना चाहिए, दैनिक गतिविधि यहाँ करना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ पाठ्यपुस्तक ज्ञान नहीं देना है बच्चों को, हमेशा हमें उन्हें हर दिक से सर्वांगीण विकास करना चाहिए। मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, बच्चों को समूह में रख कर पढ़ाना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ पुस्तकी ज्ञान देना नहीं चाहिए बच्चों को, ठीक है, हर दिक से उन्हें हमें विकसित करना चाहिए।
अभी देखिए पॉइंट 4 में क्या दिया हुआ है, कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए, कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसको लचीला बनाया जाए। ठीक है, लचीला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, लचीला बनाना चाहिए और कक्षा में गतिविधियों को से जोड़ा जाए, कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसको लचीला बनाया जाए, अर्थात बच्चों को जिसकी ज़रूरत होता है उसके हिसाब से हमें गतिविधि कराना चाहिए, यही होता है लचीला बनाना। ठीक है, जिसको जो कुछ ज़रूरत होता है, जो कुछ मदद चाहिए बच्चों को, वही सब हमें प्रदान करना चाहिए, ना कि एक जैसा सबको सिखाना चाहिए। सभी बच्चा एक जैसा नहीं होता है, सभी बच्चा अलग अलग होता है, कोई बच्चा धीरे धीरे सीखता है तो कोई बच्चा जल्दी से सीखता है, तो हमें उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, उस हिसाब से हमें गतिविधि कराना चाहिए। आइए देखते हैं पॉइंट 5 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए, अर्थात राष्ट्रीय हित के प्रति बच्चे सजग रहे। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सुझाव क्या क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट 1 में क्या दिया हुआ है, एक विषय में ध्यान केंद्रित ना करके बहु विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, हमें सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि बच्चे सभी चीज़ सीख सके। ठीक है, अभी देखिए पॉइंट 2 में क्या दिया हुआ है, शिक्षक की भूमिका सुधारकर्ता की तरह होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका सुधारकर्ता की तरह होना चाहिए, ना कि उन्हें हमें डराना धमकाना अनुशासन कराना नहीं चाहिए। बच्चों को हमेशा हमें सुधारकर्ता की तरह, बच्चा जो गलती करता है, जो कुछ भी गलती करता है उसे हमें सुधार करना चाहिए, ना कि उसे डांटना चाहिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए पॉइंट 3 में क्या दिया हुआ है, अधिगम को सक्रिय बनाना चाहिए, अधिगम को सक्रिय बनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। बच्चे को हमेशा हमें सक्रिय रखकर पढ़ाना चाहिए, ना कि निष्क्रिय रखकर। निष्क्रिय अगर बच्चा रहेगा तो कुछ भी नहीं सीखेगा, कुछ भी नहीं करेगा तो कुछ भी कैसे सीखेगा। तो बच्चे को हमेशा हमें सक्रिय रखकर पढ़ाना चाहिए, अधिगम को सक्रिय रखकर पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग सक्रिय रहोगे, देखोगे, करोगे कुछ तो ही तो आप लोग सीख पाओगे, ऐसे तो आप कुछ अगर चुपचाप बैठे रहोगे तो कैसे सीख पाओगे। तो यही होता है। ठीक है, आइए देखते हैं पॉइंट 4 में क्या दिया हुआ है, कक्षा को दोस्ताना का माहौल बनाना चाहिए। ठीक है, बच्चों कक्षा को दोस्ताना का माहौल बनाना चाहिए ताकि बच्चा सभी को दोस्त समझे, शिक्षक को भी दोस्त समझे, उसके सहपाठी के साथ अच्छे से मिलजुल कर पढ़ सके, तो ही तो उसका विकास, पढ़ने में रुचि लगेगा। नहीं तो अगर बच्चा डर के मारे चुपचाप बैठे रहेगा तो कैसे सीखेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए पॉइंट 5 में देखते हैं क्या है, प्राथमिक स्तर के लिए मातृभाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों को हमेशा उसके मदर टंग के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, बच्चा का जैसा मातृभाषा है उस वैसा अगर उसको पढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख पाएगा, सब चीज़ों को समझ पाएगा। तो ऐसे इसीलिए कहते हैं प्राथमिक स्तर के लिए मातृभाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट 6 में देखिए क्या है, स्कूलों में कला शिक्षा को शामिल करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्कूलों में कला शिक्षा को शामिल करना चाहिए, बच्चा जितना कुछ अपने हाथ से, कला शिक्षा यानी अपने हाथ से कुछ चीज़ बनाना, मिट्टी का कोई चीज़ बनाना, सब्जी वगैरह बनाना या खिलौने बनाना, ज्यामिति के कुछ चीज़ बनाना 3D। तो इसको अगर आप लोग शामिल करोगे तो पढ़ाई इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, इसीलिए स्कूलों में कला शिक्षा को शामिल करना चाहिए। अभी देखिए पॉइंट 7 में क्या दिया हुआ है, छात्रों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी विकास पर ध्यान देना चाहिए, तभी बच्चों का सही से विकास हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकास कराने पर हमें कुछ भी नहीं होगा, उनके शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए और सामाजिक विकास पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चों को मूल्यवान महसूस कराना चाहिए और अधिगम में रुचि लाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को हमेशा हमें मूल्यवान समझाना चाहिए, बच्चों को हमेशा हमें मूल्यवान महसूस कराना चाहिए, तभी तो वो अपने आप को अच्छा, अपने अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। तो इसीलिए बच्चों को हमेशा हमें मूल्यवान महसूस कराना चाहिए और अधिगम में रुचि लाना चाहिए। अधिगम में जितना रुचि लाओगे उतना ही जल्दी सीख पाएगा बच्चा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए एनसीएफ 2005 भाषा के 4 कौशलों की बात की है। एनसीएफ 2005
भाषा के 4 कौशलों की बात की गई है। वो क्या क्या है? सुनना है, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल की बात की है किसने? एनसीएफ 2005। इसने मातृभाषा तथा बहुभाषा को, मातृभाषा और बहुभाषिकता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। एनसीएफ 2005 मातृभाषा और बहुभाषिकता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। बहुभाषिकता का मतलब होता है एक से अधिक भाषा का यूज करना, प्रयोग करना। ठीक है, वही होता है बहुभाषिकता। कक्षा में एक से अधिक बहुभाषा अगर बच्चा बोल रहा है तो उनको हमें महत्वपूर्ण मानना है, ना कि व्यर्थ, ना कि चुनौती मानना है। ठीक है, बहुभाषिकता को हमेशा हमें संसाधन के रूप में मानना है। सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये सब। ठीक है, मातृभाषा यानी जो कुछ भी बच्चा सबसे पहले सीखता है, अपने माँ के मुंह से सुनकर जो भाषा सीखते हैं उसी को कहता है मातृभाषा। दोनों टर्म क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। इसने सूचना को ज्ञान नहीं माना है। इन्होंने यानी एनसीएफ 2005 ने सूचना को ज्ञान नहीं माना है। बच्चा अगर सिर्फ और सिर्फ सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, हमें सूचना को अगर आप लोग समझा दोगे बच्चों को तो वो ज्ञान मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ सूचना को ज्ञान नहीं मानना है। हमें सूचना को हमें हमेशा समझा देना चाहिए, तभी हम लोग उन्हें ज्ञान मानेंगे। ठीक है, इसने सूचना को ज्ञान नहीं माना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोई आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सभी पॉइंट आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, एक भी पॉइंट को आप लोग मत छोड़ोगे। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी शामिल किया गया है। सह शैक्षिक गतिविधियों में भी बच्चों के अभिभावक को शामिल किया गया है, बच्चों के पेरेंट्स को शामिल किया गया है सह शैक्षिक गतिविधियों में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दंड और पुरस्कार को सीमित करना चाहिए। दंड और पुरस्कार को हमें सीमित करना चाहिए, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ना दंड का प्रयोग करना चाहिए और ना ही हमें पुरस्कार का प्रयोग करना चाहिए। इसका थोड़ा बहुत कर सकते हैं पुरस्कार का यूज, लेकिन दंड का यूज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा फर्स्ट आए तो हम उसे थोड़ा बहुत शाबाशी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत पुरस्कार दे सकते हैं, लेकिन दंड को हमेशा हमें नेगेटिव मानना है, उसको हमेशा हमें सीमित करना है। और पुरस्कार को भी हमें सीमित करना है, लेकिन थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं हम लोग पुरस्कार का। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसका प्रमुख सूत्र है बिना भार का शिक्षा। बिना भार का शिक्षा हमें देना है बच्चों को, कोई भी भार नहीं देना है बच्चों को, हमेशा हमें खेल के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए ताकि वो मजे मजे से सीखे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मोटी किताब शिक्षा प्रणाली को व्यर्थ माना है। मोटी किताब शिक्षा प्रणाली को व्यर्थ माना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोटी किताब हमें अगर बच्चा मोटा किताब दिखेगा तो बच्चा डर जाएगा, वो पढ़ने में रुचि नहीं लेगा, तो इसीलिए मोटा किताब शिक्षा प्रणाली को व्यर्थ माना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। बच्चों के रुचि, क्षमता, योग्यता तथा प्रवृत्ति के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों के रुचि, क्षमता, योग्यता और प्रवृत्ति के अनुसार अगर पाठ्यक्रम होगा तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, वरना वो नहीं सीखेगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमेशा हमें बच्चों में रुचि बनाए रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। इसके अनुसार महिलाओं को भी उतना ही हर चीज में अवसर देना चाहिए जितना पुरुषों को दिया जाता है। पहले के समय में महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ घर के कामकाज में लगा देते थे, लेकिन वो गलत है। महिलाओं को भी हमें हमेशा सभी चीज में, उन सभी चीज में अवसर देना चाहिए जिस चीज में हम लोग पुरुषों को देते हैं, ये भी गलत है। महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ घर का काम नहीं कराना चाहिए, उनको भी शिक्षा का अधिकार है, उन्हें भी शिक्षा देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सभी काम में उन्हें हमें अवसर देना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। समावेशी वातावरण यानी चाहे बच्चा गरीब हो, धनी हो, काला हो, गोरा हो, मंद बुद्धि हो, प्रखर बुद्धि हो, सभी विद्यार्थियों को एक साथ हमें उन्हें शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। बच्चों को एकीकृत शिक्षा देना चाहिए। बच्चों को एकीकृत शिक्षा यानी अगर आप लोग भूगोल पढ़ा रहे हैं तो हमें इतिहास का भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे देना चाहिए और मैथ का भी हमें दे देना चाहिए। इस तरह से हम लोग एक विषय में पढ़ाते समय दूसरे विषय को भी कनेक्ट करके जो शिक्षा दिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं एकीकृत शिक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में यही सब चीज़ आता है, 60% यही से आता है। आप लोग इन सभी चीज़ को
पढ़ लीजिएगा। और इसको अगर पढ़ोगे तो पेडागोजी जो सवाल आते हैं उनको करने के लिए आपको बहुत ही मदद मिलेगा, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एनसीएफ 2005 के 5 महत्वपूर्ण विधि। 5 महत्वपूर्ण विधि कौन कौन से हैं एनसीएफ 2005 के? एनसीएफ 2005 के 5 महत्वपूर्ण यही सब विधि है। इन सभी विधि को एनसीएफ 2005 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद अपने हाथ से कुछ करके सीखता है, उसी को कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। और पॉइंट 2 में देखिए निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि से भी बच्चा अच्छे से सीखता है। निरीक्षण करके, जितना निरीक्षण करके सीखेगा उतना ही बच्चे के दिमाग में वो चीज़ फिट रहेगा, ज़्यादा दिन टिक सकेगा। परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, इससे भी बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। परीक्षण विधि, परीक्षा करके, टेस्ट करके बच्चा जो कुछ सीखता है वही परीक्षण विधि कहलाता है। सामूहिक विधि, बच्चे समूह में कार्य करके सीखते हैं। जिस विधि से बच्चा समूह में रहकर सीखता है उसी को हम लोग सामूहिक विधि कहेंगे। यहाँ देखिए मिश्रित विधि यानी मिक्स्ड मेथड, इससे भी बच्चा अच्छे से सीखता है, ठीक है। इन सभी विधि को याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यही सब विधि आपके एग्जाम में आ सकता है कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस विधि को महत्वपूर्ण माना है। तो इन सभी में से किसी एक को उठा देगा तो उसको आपको चूज करना होगा, ठीक है। यही सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट को आप लोग नहीं छोड़ोगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन है यहाँ, आइए देखते हैं क्या क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से निम्नलिखित में से किसकी समझ प्राप्त की होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से यानी एनसीएफ, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, याद कीजिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। एनसीएफ 2005 के निम्नलिखित में से किसकी समझ प्राप्त होती है? मानवतावाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक या व्यवहारवाद, किसकी समझ प्राप्त होता है बताइए। कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। इसका देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, रचनावाद। बच्चा रचनावाद यानी कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रचनावाद, बच्चा जो कुछ सीखता है वो रचना करके सीखता है, खुद निर्माण करके सीखता है, इसीलिए रचनावाद हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है? बच्चा जो अंग्रेजी सीखता है उसका उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2005 के अनुसार? द्विभाषा, द्विभाषावाद, बहुभाषावाद, केवल अंग्रेजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। उसका उद्देश्य है द्विभाषा, उसका उद्देश्य है बहुभाषा, या उसका उद्देश्य है केवल अंग्रेजी सीखना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बहुभाषावाद। इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, बहुभाषावाद इसका उद्देश्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते हैं, वह स्कूल के विफलता का संकेत है। बताइए, सहमत है? इससे सहमत है आप लोग? असहमत है? दृढ़ता से सहमत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते हैं, वह स्कूल की विफलता का संकेत है। इससे आप लोग सहमत है, असहमत है, दृढ़ता से सहमत है? बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दृढ़ता से सहमत है। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे से पढ़ाया नहीं है बच्चों को, इसीलिए वो फेल हुआ है। हम लोग अच्छा विधि का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए बच्चा फेल हुआ है। कई कारण हो सकता है, बच्चों को हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं, इसीलिए बच्चा फेल हुआ है। तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा ही गलती है, बच्चे का फेल होना हमारा ही गलती है, इसीलिए बच्चा फेल हुआ है। यही मानता है एनसीएफ 2005, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, दृढ़ता से सहमत है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक का उद्देश्य इस पर होना चाहिए, शिक्षक का लक्ष्य
बच्चों की रुचि तथा सीखने की रणनीति पर, पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ाने पर, होमवर्क और क्लास वर्क पर, या बी और सी दोनों? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चों की रुचि तथा सीखने की रणनीति पर, या पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ाने पर, होमवर्क और क्लास वर्क पर, या बी और सी दोनों? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हमें सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक का ज्ञान नहीं देना है, होमवर्क क्लास वर्क को हमेशा हमें नेगेटिव मानना है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एनसीएफ का पूरा नाम कौन सा है? एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? इसके पहले मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों को याद होगा। बताइए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, या नेशनल क्लास फ्रेमवर्क है, या नेशनल कॉलेज फ्रेमवर्क है, या नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क है? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, स्पेलिंग को देख लीजिएगा, स्पेलिंग पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सभी में स्पेलिंग एक ही जैसा होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लेकिन गलत स्पेलिंग भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन स्पेलिंग पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका क्या है बताइए। शिक्षा नहीं, या शिक्षक होगा। ठीक है, गलती से प्रिंट हो गया है, शिक्षक। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सुविधादाता है, पथ प्रदर्शक है, या निर्देशक है, या उपरोक्त में से सभी? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। सुविधादाता है, पथ प्रदर्शक है, निर्देशक है, या उपरोक्त में से सभी? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है। सीटेट में तो आया ही है, और स्टेट टेट में भी ये सभी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी शिक्षक का भूमिका है। सुविधादाता, पथ प्रदर्शक, निर्देशक, इन सभी टर्म को आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुविधादाता भी कहा जाता है शिक्षक को, पथ प्रदर्शक भी, और निर्देशक भी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये कौन क्वेश्चन नंबर, ये 6 है, और ये 7। एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के कौन से निबंध से हुआ है? इसको भी मैंने पढ़ा चुकी हूँ, बताइए। एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के कौन से निबंध से हुआ है? कौन से निबंध से हुआ है बताइए। सभ्यता और संस्कृति, जीवन और प्रगति, सभ्यता और प्रगति, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा, इन तीनों में से ही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है। सभ्यता और संस्कृति, जीवन और प्रगति, सभ्यता और प्रगति, कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। सभ्यता और प्रगति निबंध से लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से। रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है, एनसीएफ 2005। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। किसने बताया है कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है? सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है, किसने बताया है बताइए। गांधी जी ने बताया है, मंटेसरी ने बताया, रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है, या गिजुभाई ने? किसने बताया है उद्धरण सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। मंटेसरी ने क्या कर, मंटेसरी कौन सी विधि दिया है? मंटेसरी ने खेल के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए, मंटेसरी यही कहता है। तो यही समाप्त होता है हमारा सेशन। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके और वीडियो बनाने के लिए। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।